हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, उसके टाइप्स के बारे में, उसका ट्रीटमेंट के बारे में, उसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, उनके सिम्टम्स के बारे में, उसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जो भी आपका डाउट होगा मैं वो क्लियर करूंगी। तो अब हम स्टार्ट करेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। ठीक है, टाइप 1 हम पढ़ चुके हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ इसके बारे में भी मैं तुम्हें सो फार बता चुकी हूँ कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में क्या हो रहा है। हल्का फुल्का इंसुलिन इसमें होता है, लेकिन जो हमारी सेल है वो रेजिस्ट हो जाती है इंसुलिन से, इंसुलिन को लेने से मना कर देती है, जिसकी वजह से सेम वही ग्लूकोज सेल के अंदर जाता नहीं है और ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। मोस्ट कॉमन टाइप का यही है, ज़्यादातर हम देखते हैं ना, इसको शुगर है, उसको शुगर है, ये है वो है, उन सबको टाइप 2 ही होता है मोस्टली। ठीक है, 30 साल के बाद ही देखने को मिलता है। इसमें कीटोन बॉडीज नहीं होती, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ अमाउंट में इंसुलिन होता है, जिसकी वजह से फैट का मेटाबॉलिज्म इसमें नहीं होता, क्योंकि कुछ अमाउंट में इंसुलिन इसमें प्रेजेंट होता है। तो इसके क्या कोजेज है? तो इसके कोजेज जो है ना वो होते हैं हमारे, सबसे पहले तो जेनेटिक। अगर मेरी मम्मी को है तो मुझे भी होने का रिस्क रहेगा, तो अगर हमारे घर में किसी को है तो हमें हो सकता है। दूसरा होता है ओबेसिटी। ओबेसिटी क्यों है? तो देखो, ओबेसिटी का ऐसा है कि ओबेसिटी में बॉडी सरफेस एरिया भी ज़्यादा होता है, तो जितना हमारे सेल्स भी ज़्यादा होते हैं, तो जितने ज़्यादा सेल होते हैं उतना ही हमारे जितने ज़्यादा सेल होंगे उतनी ही ज़्यादा ग्लूकोज की भी रिक्वायरमेंट होगी, जितने ज़्यादा सेल होंगे उतनी ही ज़्यादा ग्लूकोज की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो अब हमारी जो बीटा सेल है वो इंसुलिन की प्रोडक्शन करेगी करेगी करेगी। एक टाइम ऐसा आता है जब हमारी जो सेल्स होती है ना वो टायर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से वो बाद में प्रोडक्शन करना बंद कर देती है। ये होता है ओबेसिटी की वजह से। इसीलिए हमें अपना वेट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और ओबेस पेशेंट के अंदर डायबिटीज़ होने के काफ़ी रिस्क होते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, ओबेसिटी के अंदर बॉडी का जो साइज़ है वो लार्ज होता है। ठीक है, हमारी बॉडी के सेल्स ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से जितने ज़्यादा सेल्स उतनी ही ज़्यादा ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट। बट पेनक्रियास तो अपना जो है वो है ही, तो इसमें फिर क्या होगा कि जितना ज़्यादा ग्लूकोज तो उतनी ही इतना ज़्यादा सेल, अब वो सारे सेल बोलेंगे ग्लूकोज चाहिए ग्लूकोज चाहिए। तो अब इंसुलिन, पेनक्रियास के जो बीटा सेल है उसको बहुत ज़्यादा इंसुलिन की प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। अब वो बार बार इंसुलिन की प्रोडक्शन करेगा 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 करेगा, फिर एक टाइम आता है जब हमारे जो बीटा सेल्स हैं वो टायर्ड हो जाते हैं और थक जाते हैं बेचारे, फिर वो अपना प्रोडक्शन करना बंद कर देते हैं इंसुलिन की। यही लिखा है मैंने, मोर नंबर ऑफ सेल इन ओबेस पेशेंट के अंदर ज़्यादा सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारे सेल्स को भी बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए होता है। अब बीटा सेल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इंसुलिन को रिलीज़ करेगा, तो उसको भी उसके ऊपर बहुत वर्कलोड होता है बीटा सेल के ऊपर, जिसकी वजह से सेल जो है वो टायर्ड हो जाते हैं और अपनी प्रोडक्शन को स्लो कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, ओबेस पेशेंट है, ओबेस पेशेंट के अंदर सेल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इन सारे सेल को ग्लूकोज भी उतना ही ज़्यादा चाहिए होता है, तो जो हमारे बीटा सेल्स होते हैं वो जो है प्रोडक्शन करना कम कर देते हैं, क्योंकि वो थक जाते हैं। सेम ऐसे ही एक्सरसाइज है, अगर मान लो हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा, नो यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का कोई यूटिलाइजेशन नहीं होगा। तो जब ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो अब ब्लड में तो देखो हमारा ब्रेन बोलता है ब्लड में लेवल नॉर्मल रहना चाहिए, तो वो क्या करेगा कि वो अपना वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करवाएगा ताकि जितना भी ग्लूकोज है वो सेल में शिफ्ट हो जाए। तो इसमें भी सेम वही चीज़ है कि उसको बार बार इंसुलिन का प्रोडक्शन करना पड़ता है, सेल टायर्ड हो जाती है और वो अपना जो सिक्रेशन का अमाउंट है उसको रिड्यूस कर देती है। तो ये होता है, इसीलिए एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, ताकि जितना भी ग्लूकोज हम ले रहे हैं वो सारा यूटिलाइज हो जाए। ठीक है, स्ट्रेस की वजह से भी सेम वही चीज़ है कि स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए लिपिड एंड प्रोटीन चाहिए होते हैं। तो जब हमें स्ट्रेस होता है ना उस टाइम पर ये जो लिपिड एंड प्रोटीन है ना ये भी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, ताकि हमारे स्ट्रेस को ओवरकम कर सकें। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक स्ट्रेस लेंगे तो उस वजह से ग्लूकोज का लेवल बढ़ता रहेगा, बार बार इंसुलिन को आना पड़ेगा और हमारे जो बीटा सेल्स होते हैं वो टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं। तीनों में सेम कंडीशन है, ओबेसिटी में भी, लेक ऑफ एक्सरसाइज, स्ट्रेस, तीनों में यही है कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, लेकिन हमारी या तो यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है, या हमारा बॉडी का सरफेस एरिया ज़्यादा है, या हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है। क्योंकि ग्लूकोज जो है वो हमारे स्ट्रेस को ओवरकम करने में हेल्प करता है। तो अगर हम बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रेस लेते हैं तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ता रहता है। इंसुलिन को बार बार आना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो बीटा सेल जो है वो टायर्ड हो जाती है, वो थक जाती है और एक टाइम के बाद वो प्रोडक्शन करना कम कर देती है। और भी टाइप है इसके, कुछ मॉडिफाइबल, नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर हैं। ठीक है, नॉन मॉडिफाई जिनको अपन कुछ नहीं कर सकते, मॉडिफाई भी नहीं कर सकते हैं, जैसे फैमिली हिस्ट्री, जैसे मैंने बता दिया है, एज हो गई है, जैसे साउथ एशियन होते हैं, अफ्रीकन होते हैं,
लो बर्थ वेट बेबीज़ होते हैं। अगर किसी की गेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है कि जब मैंने कंसीव किया और उस टाइम पर मुझे डायबिटीज़ मेलाइटिस हुआ, यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है तो उसको हम गेस्टेशनल, पहले नहीं था लेकिन जब उसने कंसीव किया तब उसको डायबिटीज़ हुआ है तो उसको हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस। तो अगर प्रीवियस प्रेगनेंसी है जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस की तभी भी रिस्क रहता है, या फिर किसी के पास ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की अगर कोई भी हिस्ट्री है तभी भी हो सकता है। बाकी मैंने ये बता ही दिया, ओबेसिटी है, ओवरवेट है, लो फिजिकल एक्टिविटी का मतलब जैसे एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हैं, हम प्रॉपर डाइट का इंटेक नहीं कर रहे हैं, या हमारा जो अभी जो ग्लूकोज का लेवल है ना, वो जो मैंने तुम्हें रेंज बताई थी ना डायबिटीज़ की, प्री डायबिटिक वाली रेंज में आ रहा है, तो आगे चल के उसको होने के बहुत चांस है अगर वो अभी से उसको मेंटेन करके नहीं चलता है। कॉम्प्लिकेशंस है इसमें, हाइपरग्लाइसीमिया होता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, इसलिए हाइपरग्लाइसीमिक हाइपर ओस्मोलर नॉन कीटोटिक सिंड्रोम, क्योंकि कीटोन बॉडी इसमें नहीं होती है। ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है, धीरे धीरे डेवलप होता है ये टाइप 2 के अंदर, स्ट्रेस और इन्फेक्शन की वजह से होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में शुगर का लेवल जो होता है ना, मोर देन 800 भी चला जाता है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर। ट्रीटमेंट क्या है मैंने बता ही दिया, डाइट हो गई, एक्सरसाइज हो गया, आईवी फ्लूइड हो गया, और हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट है जिसमें हम मेटफॉर्मिन दे देते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग है ये। मेटफॉर्मिन क्या करते हैं, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज द लीवर मेक एंड डिस्ट्रीब्यूट इन द ब्लड से। ये क्या करेगी, लीवर से जो ग्लूकोज आ रहा है ना, जैसे मैंने बताया ना ग्लूकागन जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो ये लीवर से जो भी ग्लूकोज आ रहा है ना, ये उसके अमाउंट को कम कर देगी हमारे ब्लड के अंदर। ठीक है, हमारे ब्लड के अंदर, तो अगर उसका अमाउंट कम हो जाएगा तो इंसुलिन को ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होना पड़ेगा, सेल टायर्ड नहीं होंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारे सल्फोनाइल यूरिया होते हैं, ये भी एक ड्रग का क्लासिफिकेशन है ओरल हाइपोग्लाइसीमिक की, इसमें 2 आते हैं, ग्लिमीप्राइड ग्लिपिजाइड। ये भी कर रही है इंड्यूस द पेनक्रियाज टू रिलीज मोर इंसुलिन, ये अपना पेनक्रियाज को ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए बोलेगी, जितना ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस होगा उतना ही ज़्यादा जो ग्लूकोज है वो सेल के अंदर जाएंगे और हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। तो ये कुछ ड्रग्स है ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट जो हम डायबिटीज़ के पेशेंट को दे देते हैं। मेटफॉर्मिन जो है वो तो लीवर से बोलेगी भाई ग्लूकोज को कम करो ताकि इंसुलिन को कमाना पड़े, वो थके ना। और जो हमारे सल्फोनाइल यूरियाज है ये पेनक्रियाज को बोलते हैं भाई ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करो, वो ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस कराते हैं। बाकी आप ये टेबल देख सकते हो। सबसे पहले हम पेशेंट को बैलेंस डाइट के लिए ही बोलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर लेना है, वेजिटेबल्स हो गई, ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड, होल व्हीट, ये सब, और बाकी ये वाइट राइस, वाइट ब्रेड, पास्ता वगैरह थोड़ा कम लेना होता है। एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं हम पेशेंट को एरोबिक एक्सरसाइज 150 मिनट पर वीक, एक वीक में 150 मिनट, मतलब एक्सेसिव एक्सरसाइज भी नहीं करनी है, एक हफ्ते में 150 मिनट देना है, एक हफ्ते में। ठीक है, इतना ही, जैसे वॉकिंग बाइकिंग वगैरह कर सकते हैं, बस इतना ही। और रेजिस्टेंट एक्सरसाइज ये तो होगी, एरोबिक एक्सरसाइज जो होती है वो हम हफ्ते में 150 मिनट करते हैं। जो रेजिस्टेंस एक्सरसाइज होती है वो हम हफ्ते में, रेजिस्टेंस का मतलब होता है जैसे योगा करना, वेट लिफ्टिंग करना, तो वो सब हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हैं। ठीक है, हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हैं। ड्रग्स मैंने तुम्हें बता ही दी है, ये सारी ड्रग्स है, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट है ये सब। इंसुलिन के बारे में मैंने बता ही दिया, अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है तो इंसुलिन तो अपन देते ही हैं। ठीक है, दूसरा हमें प्रॉपर टेस्ट करवाते रहना चाहिए पेशेंट का, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम टाइम टाइम पर ब्लड ग्लूकोज लेवल पेशेंट का चेक करते रहें। हमें बोलना है उसकी फैमिली को कि अगर डायबिटिक पेशेंट है तो आप उसका टाइम टाइम पर ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करवाते रहो। तो एक तो उसका HbA1c हमें चेक कराना होता है हर 2-3 महीने में, जिससे हमें पिछले 3 महीने का पता लग जाता है कि पिछले 3 महीने में उसका ग्लूकोज लेवल का रेंज क्या रहा होगा। दूसरा फिंगर स्टिक, वो जो उंगली से अपन करते हैं ना टेस्ट, वो तो घर पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ऐसे ये जैसे ये डायग्राम दिखा रखा है ना, ग्लूकोमीटर होता है, इससे हम जो घर पे ही ग्लूकोज का लेवल जो है वो हम रेगुलरली चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा है पूरा टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस का मैनेजमेंट। बहुत ही सिंपल है, कुछ खास नहीं है, डाइट है, एक्सरसाइज है, दवाइयाँ ले लो, इंसुलिन ले लो, टेस्ट करा लो प्रॉपरली, वही सब होता है। डायबिटीज़ को हम कैसे डायग्नोज करते हैं पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, टेस्ट कौन कौन से करते हैं वो हम पढ़ चुके हैं। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट हम इसमें कर रहे हैं, उसके 2 घंटे बाद अगर मान लो हमने पेशेंट का ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया है तो उसके 2 घंटे बाद जो अगर 140 आ रहा है तो उसको हम नॉर्मल मानते हैं, 140/190 आ रहा है तो वो प्री डायबिटिक में आता है, मोर देन 200 जो है वो डायबिटिक में आता है। सेम FBS का भी पढ़ चुके हैं, HbA1c भी अपन देख चुके हैं आगे। अब आती है इंसुलिन की कॉम्प्लिकेशंस। इंसुलिन की जो है ना ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन की ना 2 कॉम्प्लिकेशंस होती हैं पेशेंट को, जैसे अब टाइप 1 वाले पेशेंट है, टाइप 1 डायबिटीज़ वाले पेशेंट में तो इंसुलिन देना ही बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अब इंसुलिन की 2 कॉम्प्लिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है डाउन फिनोमिना, दूसरा है सोमोगी फिनोमिना।
डाउन फिनोमिना में क्या होता है कि जब पेशेंट सुबह उठता है तो उस वक्त वो हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन में होता है, यानी जब वो सुबह उठेगा, जब वो वेकअप होगा तो उस टाइम पर उसकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल जो है वो बढ़ रखा होता है, टाइप डाउन फिनोमिना के अंदर। ठीक है, डाउन फिनोमिना में क्या होता है कि जब वो सुबह उठता है उस वक्त में उसका जो ग्लूकोज का लेवल है वो इंक्रीज हो रखा है। किस वजह से होता है? ड्यू टू एक्सेसिव रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन एंड कोर्टिसोल एट अर्ली मॉर्निंग टाइम, क्योंकि सुबह के टाइम पे ना कोर्टिसोल और जो ग्रोथ हार्मोन है वो ज़्यादा रिलीज होते हैं मॉर्निंग टाइम पे। जो हमारा मॉर्निंग का टाइम होता है उस टाइम पर कोर्टिसोल का लेवल, ग्लूकोज जो हार्मोन होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा रिलीज होता है। और मैंने बता ही दिया है ये दोनों ही क्या करते हैं, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने का भी काम करते हैं। इसी वजह से जब पेशेंट सुबह उठता है तो वो हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन में होता है। तो ऐसा ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम जब रात को पेशेंट सोएगा ना उस टाइम पर उसकी इंसुलिन के डोज को बढ़ा देंगे, ताकि सुबह तक अगर मान लो ये काउंटर हार्मोन रिलीज कर भी रहे हैं तो भी जो ग्लूकोज है वो हाथों हाथ सेल में शिफ्ट हो जाएगा, ग्लूकोज का लेवल बॉडी में नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो डाउन फिनोमिना में क्या होता है कि जब सुबह पेशेंट उठता है तो पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया हो रखा होता है, पेशेंट जो है ग्लूकोज का लेवल उसका बढ़ा हुआ होता है। रीज़न ये है कि जब सुबह उठते हैं तो उस टाइम पर हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन और हमारे काउंटर हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उनका भी काम ग्लूकोज को बढ़ाने का ही होता है। तो ऐसा ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, पेशेंट में इंसुलिन के डोज को बढ़ा देंगे ताकि हाइपरग्लाइसीमिया ना हो, ग्लूकोज का लेवल ना बढ़े, इसलिए इंसुलिन के डोज को बढ़ा देंगे। क्योंकि इंसुलिन कर क्या रहा है, इंसुलिन यही तो करता है। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन जो है ना वो मैंने बता ही दिया, वो सेल पे जाएगा तो ग्लूकोज अंदर जाएगा, तो ब्लड जो है ब्लड में तो अपना कम हो जाएगा ना लेवल, ब्लड में उसका लेवल कम हो जाएगा। तो जैसे कि सेल है, ठीक है, और जैसे कि ये ब्लड वेसल है, ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है तो इंसुलिन जो है वो सेल के ऊपर आएगा, तो ये जो हमारा ग्लूकोज है वो सेल के अंदर जाएगा, तो हमारे ब्लड में जो हमारा ग्लूकोज का लेवल है वो कम हो जाएगा। अब इसमें सुबह बढ़ रहा है तो कम कैसे करेंगे भाई, इंसुलिन दे देंगे ना, इंसुलिन देंगे तो यहाँ पर ये इंसुलिन आगे और जितना भी ग्लूकोज होगा उसको सेल में एंटर करवा देगा। ये पहला कॉम्प्लिकेशन। अब सोमोगोई में ये होता है कि आधी रात को पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया होता है, इसमें हाइपरग्लाइसीमिया होता है मॉर्निंग में, लेकिन सोमोगोई इफेक्ट में क्या होता है कि आधी रात में मिडनाइट में पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया होता है, यानी रात में पेशेंट जो है ना बिल्कुल नॉर्मल होता है। रात में पेशेंट का जो ग्लूकोज का लेवल है थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ होता है या फिर नॉर्मल, मतलब नियर टू नॉर्मल ही होता है अराउंड 9 PM। ठीक है, तो रात को पेशेंट का जो ग्लूकोज का लेवल है वो नॉर्मल है, 9 बजे के आसपास हमने उसको इंसुलिन दे दिया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इस इफेक्ट में क्या होता है, ये भी इंसुलिन की कॉम्प्लिकेशन है कि ये क्या करेगा, इंसुलिन रात को 2-3 बजे के आसपास पेशेंट के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया करवा देगा। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब ग्लूकोज के लेवल को बहुत कम करवा देगा। तो जब पेशेंट के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो पेशेंट को होता है टैकीकार्डिया, यानी उसका हार्ट रेट बढ़ जाता है। ठीक है, पाल्पिटेशन, उसको अपनी हार्ट बीट, जैसे कई बार होता है जब हम बहुत फास्ट दौड़ते हैं भागते तो हमें अपनी हार्ट बीट फील होने लग जाती है, धक 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 हमें भी सुनाई देने लग जाती है, तो पेशेंट को पाल्पिटेशन होता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आती है पेशेंट को। तो इस केस में फिर क्या होगा, कंपनसेटरी मैकेनिज्म बॉडी काउंटर हार्मोन को रिलीज करेगी, तो जब पेशेंट सुबह उठेगा तो उसके अंदर रीबाउंड का मतलब होता है कि पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में गया था फिर उसका हाइपरग्लाइसीमिया आया है। रीबाउंड मतलब दोबारा से हाइपरग्लाइसीमिया में वो आया है, पहले वो हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया था, अब वो हाइपरग्लाइसीमिया में आया है। तो ये ना हो इसलिए हम क्या करेंगे, इंसुलिन की डोज को कम करेंगे। हमने रात को पेशेंट को इंसुलिन की डोज ज़्यादा दे दी जिसकी वजह से ज़्यादा ग्लूकोज सेल के अंदर चला गया और पेशेंट के ब्लड के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। क्योंकि इंसुलिन क्या कर रहा है, इंसुलिन ग्लूकोज को सेल के अंदर भेज रहा है। अगर ग्लूकोज सेल के अंदर जा रहा है मतलब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है, तो इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को कम करना। इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को कम करना। कैसे कम करना, सेल के अंदर भेज के। तो इसने क्या करा कि जब हमने रात को उसको इंसुलिन दिया ना तो हमने इंसुलिन की जो डोज थी ना वो हमने ज़्यादा दे दी, जिसकी वजह से ज़्यादा ग्लूकोज सेल के अंदर चला गया और हमारे ब्लड में हो गया ग्लूकोज कम, यानी हाइपोग्लाइसीमिया हो गया ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर रात में ये सारे सिम्टम्स आएंगे। तो इसके लिए क्या करो, डोज को कम कर दो ताकि पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में ना जाए, नॉर्मल ही रहे उसका ग्लूकोज लेवल, वो हाइपोग्लाइसीमिया में ना जाए। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि पेशेंट जब सुबह उठ रहा है तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, रात में वो आराम से सोया है, सुबह जब वो उठा है तुमने उसका ग्लूकोज देखा उसको हाइपरग्लाइसीमिया है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है
कम कैसे करते हैं, इंसुलिन देखें, तो उस टाइप में हम जो इंसुलिन उसको दे रहे हैं हम उसकी डोज बढ़ा देंगे ताकि वो जो सुबह उसको हाइपरग्लाइसीमिया हुआ है वो कम हो जाए। ये इसकी दो कॉम्प्लिकेशंस हैं। हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस थी जो हमने अभी पढ़ी है। एक बार मैं तुम्हें और इसको ढंग से समझा देती हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास हमने पढ़ा डाउन फिनोमेना, ठीक है। डाउन फिनोमेना में क्या होता है कि जब पेशेंट सुबह उठता है, ठीक है, जब पेशेंट सुबह उठता है तो उसकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रखा होता है। जब वो सुबह उठेगा तो उसकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल जो है वो इंक्रीज हो रखा होता है। तो इसको अगर हमें ठीक करना है तो हम क्या करेंगे। अच्छा, इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि उसकी बॉडी में सुबह सुबह काउंटर हार्मोन रिलीज होता है, जैसे हमारे ग्रोथ हार्मोन्स हैं, अदर हार्मोन्स हैं, वो रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से सुबह जब वो उठेगा तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है। तो इसका सिंपल सा है भाई, ग्लूकोज अगर बढ़ा हुआ है तो रात को तुम जो इंसुलिन की डोज देते हो ना थोड़ी ज़्यादा दो, ताकि जो अगर मान लो ये काउंटर हार्मोन रिलीज करे भी तो भी ये मैनेजमेंट हो जाएगा, हम थोड़ा इंसुलिन की डोज को इसमें बढ़ा देंगे। लेकिन दूसरे में ये हो रहा है कि रात में पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहे हैं। रात में पेशेंट को क्या हो रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है। अब रात में हाइपोग्लाइसीमिया होने का मतलब है कि रात को आपने डोज ज़्यादा दे दी इंसुलिन की, जिसकी वजह से पेशेंट को आधी रात को उसका इतना ज़्यादा ग्लूकोज का लेवल कम हो गया, आपने उसको डोज जो है वो ज़्यादा दे दी है, जिसकी वजह से उसका आधी रात को उसका ग्लूकोज ड्रॉप कर गया है। तो इसका दूसरों को इफेक्ट ना आए, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, उसकी डोज को कम करना होता है ताकि पेशेंट जो है वो एक तो हाइपोग्लाइसीमिया में ना जाए, और दूसरा हम इसमें मिडनाइट स्नैक देते हैं पेशेंट को, प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्नैक्स इन नाइट, ठीक है। नाइट में उसको थोड़ा स्नैक्स दो ताकि जो पेशेंट की बॉडी है वो हाइपोग्लाइसीमिया में ना जाए। तो एक तो जो इंसुलिन है उसकी डोज को कम कर दो, क्योंकि इंसुलिन की डोज अगर हम ज़्यादा देंगे तो पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा, तो इंसुलिन की डोज को कम कर दो, और दूसरा उसको मिड नाइट में हम उसको स्नैक्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये हाइपरग्लाइसीमिया का मैंने तुम्हें बता ही दिया, ग्लूकोज नॉर्मल कितना होता है, प्री डायबिटिक क्या है, डायबिटिक क्या है। अब ये लो लेवल के बारे में बता रखा है। अगर जो ग्लूकोज का लेवल है वो लेस देन 53 है तो वो होता है सिवियर हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। नॉर्मल हमारा होता है लेस देन 125, ये अपन पढ़ चुके हैं, नॉर्मल होता है। फिर लेस देन 70 आ गया तो वो हाइपोग्लाइसीमिया माना जाता है। लेस देन 53 में वो सिवियर में चला जाता है, ठीक है। लेस देन 200 तो वही हाई लेवल हो गया ना, ये तो बहुत ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया हो गया ये, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, इसमें हमें एक्शन लेना पड़ता है, डायरेक्ट एक्शन लेना पड़ता है इसके अंदर। तो बस यही है इसमें, ये इसके साथ हमारा। अच्छा, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है इसमें वही है, पेशेंट को हम रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे उसको। रैपिड जब भी एक्सरसाइज करेगा ना तो साथ में कुछ स्नैक्स रखेगा, स्नैक्स खाने हैं बीच बीच में, वरना वो हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा। तो साथ में अपना कुछ ना कुछ स्नैक रखना होता है, साथ में कुछ ना कुछ जो है खाने के पीने के लिए रखना होता है, ठीक है। एक्सेसिव और अनप्लान्ड एक्सरसाइज नहीं करनी है जिसकी वजह से पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए। हमेशा प्लान करके और टाइम मैनेजमेंट करके ही एक्सरसाइज करनी है, जैसे मैंने टाइम बताया था। एक्सरसाइज करने से पहले हमें इंसुलिन लेना होता है, टेक इंसुलिन एंड फूड बिफोर एक्टिव एक्सरसाइज। एक्टिव एक्सरसाइज करने से पहले खाना लेना होता है, ठीक है, और इंसुलिन भी लेना होता है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उस वक्त ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होगा, इसीलिए खाना खा के ही जाना होता है। और हमें पेशेंट को बोलना है भैया स्ट्रेस मत लेना, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें बता दिया, स्ट्रेस की वजह से भी ग्लूकोज का जो लेवल है वो इंक्रीज हो रहा था, हमें पेशेंट को बोलना है स्ट्रेस नहीं लेना है, उसको हाइजीन के लिए हमें उसको बोलना है। तो इसी के साथ में हमारा ये जो टॉपिक था डायबिटीज़ मेलाइटिस का, ये कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक में, अबाउट द कॉम्प्लिकेशंस, अबाउट टाइप 1, अबाउट टाइप 2, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूँगी। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाह रहे हैं, चाहे GNM स्टूडेंट है, BSc स्टूडेंट है, MSc स्टूडेंट है, कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं, किसी भी टॉपिक में आपको डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। उस टॉपिक पे मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स जो है आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।